नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, नंबर सिस्टम के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप थे वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। तो अब हमने जो सीरीज चलाई हुई है बेटा, वो नंबर सिस्टम की मिसलेनियस क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है, विविध सवालों की सीरीज, जिसमें हमने वे क्वेश्चन भी लिए हैं जो प्रीवियस जो एग्जाम हो चुके यूपी पुलिस के या अन्य कोई भी एग्जाम हो चुका वनडे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो हम सब इस मिसलेनियस सीरीज में लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हर चैप्टर की जो बाद की मिसलेनियस सीरीज होगी बेटा, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। टाइप जितने भी थे वो हमने सब कवर कर लिए। ठीक है, तो अब तो जो बे टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आजकल दौर चला हुआ है, वो एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चनों का ही दौर चला हुआ है। तो बेटा इनको बहुत ही बारीकी से समझना है। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सके। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने जो मिसलेनियस सीरीज में टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको दिख ही गया होगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को जो है आप पढ़ो और उसके बाद जो है एक बार खुद बनाने की कोशिश करना, उसी के बाद आप जो है सॉल्यूशन को चेक करना। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन है बेटा 1521, 1471, 1641 और आपका 1419। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%। तो इस बात का मतलब है कि हमें संख्या में से कोई भी संख्या के बारे में नहीं पता कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो बेटा अपनी मर्जी से हमने एक संख्या ए ले ली, एक संख्या बी ले ली, और जो छोटी संख्या है वो हमारी ए है, बड़ी संख्या हमने बी कर दी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का 65%, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%, तो ए का 65%, ए का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, तो बी का 45% के बराबर है। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि दोनों बातें आपस में बराबर है और दोनों संख्याओं का योग 2574 है। तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और समझने का प्रयास करना बेटा, जो चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो क्वेश्चन खुद में से खुद अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज काम करना है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं सोचना। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेटा ये था कि दो संख्याएं थी जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमने एक संख्या ए मान ली और एक संख्या हमने बी मान ली, और उसमें छोटी संख्या हमारी ए है और बड़ी संख्या हमारी बी है। तो छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या का 45% के बराबर है। तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ना सिंप्लीफाई कर दोगे, 5 से काट दोगे, 5 नम 45 और 5 से काट दोगे 13 पंजे 65, यानी कि परसेंट से परसेंट कटेगा। 5 नम 45, 5 से काट दिया 13 बार कट गया। तो यानी कि हमें यहाँ पर ए का बी के साथ रेशो निकालना है। ए का बी के साथ क्या निकालना है बेटा, ए का बी के साथ रेशो निकालना है। तो ए की जो वैल्यू होगी बेटा सामने वाली वैल्यू होगी, यानी कि 9, और बी की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। तो ए का बी के साथ बेटा रेशो आया 9:13, 9:13। तो हमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या बेटा 13 है, तो 13 का मल्टीपल आंसर होगा। तो उस बात का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हमारे पास जो 4 है, जो भी ऑप्शन 13 से पूरा डिवाइड होगा वो आंसर होगा, और जो ऑप्शन 13 से नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं बेटा पहले ऑप्शन से ही। भाई 13 एकम 13 कितना बचा, 22, 13 एकम 13, 7 और 2 9, 13 7 91। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है ये 13 से पूरा डिवाइड हुआ। तो इस बात का मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बी ऑप्शन को भी अगर चेक करूं तो 13 एकम 13 17, 13 एकम 13 41 बचेगा, 41। इसका मतलब 13 से नहीं घटेगा, तो आंसर बी नहीं होगा क्योंकि 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 एकम 13 34, 13 दूनी 26, 4 और 4 कितना हो गया 8, 81 बचेगा, यानी कि ये 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 एकम 13 कितना बचा 11, 119,
है ना, और 13 कम 13 कितना बचा 1 और 119। इसका मतलब बेटा ये जो 13 निम्न में 117 है और यहाँ पे 119 बचता है लास्ट में, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा, ये भी हमारा 13 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब आंसर बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। अगर हम 13 का मल्टीपल देखते तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 2574 है। तो यहाँ पर रेशियो में कितना योगफल आया 13 और 9 22, यानी कि 22 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, 22 यूनिट की वैल्यू 2574 दे रखा है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप, 22 से डिवाइड कर दो 2574 को, तो 22 ही कम 22 कितना बचा बेटा 37 बचा, 22 ही कम 22, 8 और 7 15, 154 और 22 सत्ते 154 होता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 117 आई। भाई 22 कलम अगर 2574 की आती है तो 1 कलम कितने की आएगी 117 की। तो हमें निकालना है 13 कलम कितने की आएगी, तो 117 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे इसमें, ठीक है ना। 22 यूनिट की वैल्यू 2574, तो 1 यूनिट की वैल्यू 117 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 कितना हो गया 22, यानी कि 2 और 2 हासिल, 13 कम 13 और 2 15, तो 1521 हमारे सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ बेटा ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से अंजाम देना है, वो चीजों को आप समझते चलोगे, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को नोट कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं उसको, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 को समझने का प्रयास करो भाई, देखिए पढ़ो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है 60.94%, बी ऑप्शन है बेटा 156% और सी ऑप्शन है बेटा 30.47%, ठीक है। और डी ऑप्शन है 78%। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी कांस्टेबल के लिए तो है ही, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो प्रीवियस में पूछे भी हुए हैं 2019 और 18 में, और इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिक्स पैटर्न का एक सवाल है ये, ठीक है। समझिए, तो क्वेश्चन में कहा गया बेटा, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। 8/5 के बजाय किससे गुणा कर दिया बेटा, 5/8 से गुणा कर दिया, ठीक है। 5/8 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो एक बार बेटा इसको पॉज करो और उसके बाद खुद करो, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक छात्र ने एक संख्या का 8/5 से गुणा करने के बजाय 5/8 से कर दिया। तो बताइए इसमें त्रुटि का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछ लिया। तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो जब भी संख्या निकालनी होगी बेटा, जो बटे की वैल्यू आपको दिख रही है ना 5 और 8, तो इनका एलसीएम मान लो। 5 और 8 का जो एलसीएम होता है बेटा वो 40 होता है। तो अपनी मर्जी से आप जो है संख्या क्या मान के चलोगे, 40 यूनिट, कि भाई वो संख्या 40 यूनिट है। तो 40 यूनिट का 8/5 करना था, लेकिन गलती से कर कितना दिया भाई, 5/8 कर दिया। करना था 8/5, लेकिन गलती से कर कितना दिया, 5/8। देखते हैं फिर, अगर संख्या हमारी 40 यूनिट है तो 40 का 8/5 कितना होगा, 5 8 40, 8 8 64, यानी कि हमारा उत्तर जो आना चाहिए था वो 64 आना चाहिए था। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने संख्या का 5/8 निकाल दिया, यानी कि 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, यानी कि हमने 25 लिया है उत्तर, है ना। आना चाहिए था कितना, 64, लेकर कितने आगे बेटा 25। तो 64 को हमने 25 लेकर आगे, तो उसका मतलब हमने गलती कितनी कर दी, हमने गलती कर दी बेटा 39 कम लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, 39 कम लिख दिया। किसको लिख दिया 39, 64 को। तो 64 में जो गलती की वो 39 ही करी, क्योंकि 64 को हमने 39 कम लिख दिया, ये हमने गलती करी, ठीक है। और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो गुणा 100, तो हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं अभी, ठीक है। 39/64 गुणा 100, इतने परसेंट की हमने क्या कर दी, त्रुटि कर दी, ठीक है। अब एक बात को समझना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
बात जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जीडी का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो जीडी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग मैथमेटिक्स के, वे होते तो आसान है, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती है ना, बच्चा कैलकुलेशन में ही फंस जाता है। तो बेटा क्वेश्चन को करते वक्त हमेशा ऑप्शन पे भी एक नजर गड़ाए रखना, ठीक है। तो जैसा कि हम ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे 60.94 है, 156 है, 30.47% है और 78% है। तो सारे के सारे ऑप्शन बेटा बहुत दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो बेटा इस बात का आपको उठाना है फायदा। अब फायदा कैसे उठाओगे समझिए, ठीक है। देखिए ये 39 है, ये 64 है और ये 100 है। तो बेटा ये पूरा पूरा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना, यानी कि पॉइंटों में जाएगी बात। अगर पॉइंटों में जाएगी तो मैं थोड़ी देर के लिए इस 64 को 64 न मानकर 65 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 65, क्योंकि जब हम हर को बड़ा कर देते हैं तो वैल्यू कम आती है, लेकिन हमारा जो हर है, डिनोमिनेटर है बेटा, ये 64 है, यानी कि जब हम हर को छोटा करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आती है। इस बात को समझने का प्रयास करोगे भाई। अगर मैं 20 को 4 से भाग कर दूं तो वैल्यू कितनी आई बेटा? 5 आई। अगर मैं 20 को ही 5 से भाग कर दूं तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। यानी कि जैसे मैंने हर को यानी कि डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया पहले से तो वैल्यू कम हो जाती है, और छोटा कर दिया तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो मैं 64 को 65 मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 65 है। तो 13 पंजे 65 और 13 तिये 39 और 5 20 100, 20 ते 60, यानी कि 20 ते 60, 60% आया हमारा उत्तर। लेकिन ये 60% कब आया? जब हम 64 को 65 मान के चल रहे हैं, यानी कि हमने अगर हर को बड़ा किया हुआ है तो वैल्यू कम आती है। जब हर को हम छोटा करेंगे तो वैल्यू 4 से ज्यादा आई ना, तो यानी कि वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे हमने हर को क्या कर दिया? बड़ा, तो वैल्यू कम आई। यानी कि अगर 64 ही हर होता, डिनोमिनेटर की वैल्यू 64 ही होती, तो आंसर हमारा 60 से थोड़ा सा ज्यादा आता। अब 60 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब बेटा 60.94 ही थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको जो है अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलना है, वरना आप जो है कैलकुलेशन में ही पड़े रह जाओगे और तब तक आप अपने क्वेश्चनों को बेकार कर दोगे, अगले यानी कि टाइम का भाव होने की वजह से आप छोड़ दोगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन में लेकर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो चुका, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा हमारा, पढ़िएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखते हैं भाई। 25 में लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। समझिए भाई, देखिए बेटा, जो हमारी प्रारंभिक संख्या होगी, क्योंकि हर कोई चीज अपने आप में 100% होता है, यानी कि अगर मैं ये मार्कर का यूज कर रहा हूं तो ये भी अपने आप में पूरा 100% है, यानी कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मेरी संख्या 100% है तो हमें उससे 20% ज्यादा बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक होगी। यानी कि अगर प्रारंभिक संख्या मेरी 100% है तो उसका 20% ज्यादा, यानी कि 20 और 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में बेटा पढ़िएगा आप, यहां पे दे रखा है कि 40%, अगर संख्या का 40% किसके बराबर है? 290 के बराबर है, 290 के बराबर है, तो वह प्रारंभिक संख्या कौन सी होगी जो 20% ज्यादा होगी। तो अगर हमारी प्रारंभिक संख्या 100% है तो उसको 20% ज्यादा करोगे तो वो 120% नहीं होगी, क्या कितनी होगी? 120% होगी। तो हमें 120% की ही वैल्यू बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 40% में किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 120% बन जाए? तो आप कहोगे सर इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कि 40 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 120 बनेगा। तो इधर भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 29 3 87, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बना बेटा वो 870 बना, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन ए हमारा 870 आया, तो इसका मतलब आंसर हमारा 870 होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल भी अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी गलत मत करना, वरना फाइट से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा, क्या कहा, पढ़ो भाई जल्दी। 26 में ये कहा कि एक लड़का
1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा? तो क्वेश्चन में ये है कि एक कोई लड़का है जो 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन जोड़ने पर वो गलती क्या करता है, किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है और इस तरीके से उसका जो योगफल बना वो 215 आ जाता है। तो बताइए उसने कौन सी संख्या को 2 बार जोड़ा? केवल इतनी सी बात पूछी गई। तो बेटा एक बात बताओ, आप ये चीज हम पढ़ चुके कि हमें अगर 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योगफल निकालना है तो बेटा ये क्या है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ था कि जब भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 गुणा 21 बटे 2, तो यानी कि 1 से लेकर 20 तक का अगर योगफल करोगे तो आंसर आना चाहिए था 210, लेकिन आया कितना, उस लड़के का आया कितना, 215 आया। इसका मतलब जो है ना 5 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये 5 की वृद्धि हुई तो ये 5 के कारण ही तो आंसर 215 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसने 5 को ही 2 बार जोड़ा होगा, तो इसी वजह से इसका आंसर 215 आया, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना है बेटा 5, तो नोट करो फटाफट, आंसर हमारा कितना है 5, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, पहले ही ऑप्शन हमारा उत्तर है, ठीक है 5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था 26, ठीक है। अब 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, चलो नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कह रहा कि 1024, फिर कहा कि 1256, 1536 या फिर 1435, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है, 2 संख्याएं और उनका अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा 320, की गुणनफल 320 है, तो इन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में अंतर कितना होगा? 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में अंतर कितना होगा? देखिए बेटा करने को 2 तरीके हैं इसके, एक से ज्यादा भी है तरीके, 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको वो सारे तरीके पता होना चाहिए जो फास्ट हो, है ना, जल्दी आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओ। तो ये सवाल हमारे सामने है कि 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में 1:5 का अनुपात है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 320 है, तो बताइए दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में अंतर कितना है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए बेटा ये पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 5 है, तो आप मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 बनेगा, और 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1 बनेगा, और इनके बीच में जो अंतर आया बेटा 24 आया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर जो भी होगा ना, हमारा जो भी आंसर होगा उसमें 24 छिपा हुआ होगा, यानी कि 24 का मतलब होता है 8 × 24, 24 का मतलब क्या होता है बेटा 8 × 24, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 24 का मल्टीपल होगा। अगर कोई ऑप्शन 24 का मल्टीपल है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो 8 से भी पूरा कटेगा और 3 से भी पूरा कटेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि 24 का मल्टीपल कौन सा है। तो आपको 24 का मल्टीपल पूरा चेक नहीं करना, आपको केवल सबसे पहले अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है तो 8 से पहले 3 को चेक करो, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं। तो चलो चेक करते हैं बेटा, ये क्या ऑप्शन ए हमारा 3 से कटेगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 आया, 7 3 से नहीं कटता, तो ऑप्शन ए हमारा 24 का मल्टीपल नहीं हो सकता, अर्थात ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो चलिएगा 6 और 5 11, 11 और 13, 13 और 1 14, तो यहाँ पे इनका जोड़ कितना आया बेटा? इनका जोड़ 14 आया, 2 और 1 3 और 6 9 और 5 14, यानी कि 14 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15, 15 यानी कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 8,
8 और 4 12 और 1 13, तो यहाँ पे अंकों का योग कितना बना 13, और 13 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 24 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 24 का मल्टीपल नहीं होगा तो इस बात का मतलब होगा कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर बेटा हमारे हिसाब से सी आना चाहिए अगर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो। क्लियर हुई बात? लेकिन आपको सॉल्यूशन भी समझ के चलना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा समझिए भाई, अगर हमें से क्वेश्चन को करना ही है तो किस तरीके से करेंगे। मान के चलो हमने ये संख्या 1x मान ली और ये हमने संख्या 5x मान ली, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 एकम 5 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो 5x स्क्वायर आया बराबर 320 के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 5 से काट दो, 5 छंग 30, 5 चौक 20, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 64, तो x की वैल्यू कितनी है बेटे 64 का वर्गमूल करोगे ना तो 8 मिलेगा, तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो हमारी जो संख्या बनेगी 8 पंजे 40 बनेगी, और ये संख्या हमारी 8 बनेगी, और इन्हीं के वर्गों के बीच का अंतर बताना है, तो 8 की पावर 2 कितना होगा 64, और 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, तो 1600 और 64 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 1600 में से 64 घटाओगे तो कितना बैठेगा बेटा 1536 होगा, और यही हमारे जवाब है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 28, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िएगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई। तो 28 में क्या बोल दिया देखते हैं। कह रहा कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। 149 है या 150 है या 151 है या 166 है। क्लियर हुई बात? 6 से विभक्त होने वाली। तो आप मुझे ये बताइए बेटा कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 होती है। क्लियर होगी बात? तो सवाल में पूछ रहा है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो क्या मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। यानी कि हमें यह बताना है कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो आप मुझे बताइएगा बेटा ये जो 100 है क्या ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने का जो नियम होता है वो ये होता है कि वो संख्या 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड है तो ही वो संख्या जो है 6 से डिवाइड होगी। अब 100 जो है 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब 100 तो बिल्कुल भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद नंबर आया 101, और 101 के बारे में हम पहले से ही जान चुके कि 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब 101 1 और 101 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो 101 भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 102, तो क्या 102 जो है 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 से कटेगा। उसके बाद इसमें 6 जोड़ते चलो तो कितना आया 108, उसके बाद जो है 6 जोड़ोगे 114। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी। तो लास्ट में जो नंबर होता है बेटा 999 होता है। क्या 999 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप कहोगे सर ये 2 से ही नहीं कटता तो 6 से कैसे कटेगा। 999 से जस्ट पहला 998 होता है। अब 998 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, तो इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। इससे जस्ट पहले वाला नंबर 997 होता है। अब ये 997 2 से ही नहीं कटेगा तो 6 से क्या कटेगा। उसके बाद 996 होता है। अब जो 996 है बेटा ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसका मतलब जो लास्ट का नंबर होगा हमारा वो 996 होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने एक सीरीज बना ली जो 6 से कटने वाली नंबरों की सीरीज बना ली कि 102 के बाद 108 के बाद 114। तो हर छठे नंबर पे जो संख्या होगी वही हमेशा 6 से कटेगी।
तो ये चीज बेटा हमने जब समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, तो उसमें ये बात बताई थी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कि यदि कोई समांतर श्रेणी है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसमें पदों की संख्या कैसे निकालते हैं वो चीज मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम की चीज है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट समझाया था कि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चनों में हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, इसके कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो हमारे पास ये सीरीज बन चुकी जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस के 1। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लास्ट टर्म क्या है बेटा 996, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 102, और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 6, क्योंकि 6 का गैप चलेगा क्योंकि समांतर श्रेणी में है, और प्लस के 1। तो 996 में से 102 घटाओगे 4, 9, 8, 894 बटे 6 प्लस 1, तो 6 से उड़ा दो, 6 कम 6, 29, 6 चौक 24, 6 नम 54 प्लस का 1, यानी कि आंसर आया हमारा 150। तो कुल 150 संख्याएं ऐसी होगी जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। एक तो तरीका बेटा ये है इस सवाल को करने का, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, ये तो केवल एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार फिर भी इसको नोट कर लो कि किस तरीके से करना था। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं। अब दूसरे तरीके को समझने के लिए कि मैं छोटे से कंसेप्ट को समझाऊंगा पहले, उसी के बाद जो है दूसरा तरीका समझना। ठीक है, देखिएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा। एक एग्जांपल समझो पहले। एग्जांपल है हमारा कि जैसे कि मैं कोई नंबर लिख दूं 1 से लेकर 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद यहाँ नीचे लिख दूँ 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है बेटा, तो ये नंबर लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। भाई 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, यानी कि डिविजिबल है। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं भाई, यानी कि ये 3 होगी 3 से डिवाइड, फिर उसके बाद 6 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी 9 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी बेटा 12 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी 15 होगी, 15 के बाद फिर 18 होगी, 18 के बाद फिर और कोई नंबर नहीं है। तो 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्या होगी, देखिए 3 पे है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं आई जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड है, वो हमारी 6 संख्या आई। बात समझ में आ रही? ठीक है ना, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक तीसरे नंबर पर, पहला दूसरा तीसरा, कि हर तीसरे नंबर पर 1 2 3, हर तीसरे नंबर पर 1 2 3, हर तीसरे नंबर पर, कि यानी कि अगर 3 से डिविजिबल के बारे में बात करते हो तो हर तीसरे नंबर पर 3 से कटने वाली संख्या आपको प्राप्त होती है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। देखो पहले 3 नंबर, फिर 1 2 3, फिर अगले 3 नंबर, फिर अगले 3 नंबर, फिर अगले 3 नंबर, तो प्रत्येक तीसरे नंबर पर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाली संख्या में प्राप्त होती है, अगर 3 से देखना है तो। ठीक है, तो इसी चीज को हमने लिख के समझाया, लेकिन हमें करना किस तरीके से है वो समझना है। भाई अगर हमें 1 से लेकर 20 तक ये पता करना है कि कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो बेटा 1 से लेकर 20 तक, तो जो बड़ा नंबर होता है ना, इस बड़े नंबर को आप 3 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, केवल और केवल इंटीजर पार्ट लेना है, पॉइंट में नहीं जाना। ठीक है ना, 3 छंग 18 केवल 6 बार गई मारनी, तो इस बात का मतलब है कि टोटल जो संख्या होगी वो 6 होगी, कि बड़े नंबर को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दो और जो भागफल मिलेगा इंटीजर फॉर्म में उतनी ही संख्या मिलेगी आपको, तो 6 संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से करना है, इस कंसेप्ट का यूज करना है हमें। ठीक है, चलिएगा, तो ये था एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन था हमारा कि 3 अंक के कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो इस बात का मतलब हुआ कि सबसे छोटी संख्या हमारी 100 है 3 अंकों की, और सबसे बड़ी संख्या हमारी 999 है। तो
तो हमें ये बताना है कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं। पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको, इसलिए समझाऊंगा क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में बनकर आ सकता है। पहले भी 2013 में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल, ठीक है ना। हर चीज को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद में तुम्हें तरीका भी बताऊंगा कि मात्र 3 सेकंड में कैसे करें सवाल को। लेकिन पहले 3 सेकंड में तभी तो करोगे जब तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। या भाई अब समझिए, सबसे पहले हमें करना है 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो 1 से लेकर 100 तक निकाल लो भाई पहले। तो आपको करना क्या है, जो बड़ा नंबर होगा ना 100, इसको 6 से डिवाइड कर दो। 100 को 6 से डिवाइड कर दो तो 6 कम 6 40, 6 चंग 36। केवल इंटीजर पार्ट लेना है भागफल का, यानी कि कोशेंट का केवल इंटीजर पार्ट, पॉइंट में नहीं काटना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चला कि 1 से लेकर 100 तक कुल 16 संख्याएं ऐसी है जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। अब नंबर आया बेटा हमारा कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो फिर 999 को क्या करना है, 6 से डिवाइड कर दो। 6 कम 6, ठीक है ना। कितना बचा, 3, 39 हो गया। 6 छंग 36, फिर 39 हो गया। 6 छंग 36, बस पॉइंट में नहीं जाना। ये आ गया हमारा 166। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 999 तक कुल संख्याएं जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो कितनी है बेटा, 166 है। बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, मैं इसको भी लिख के समझाऊंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना आ गया 100, 100 के बाद कितना आ गया 101 आ गया, और फिर 102 आ गया, और फिर जो है इस तरीके से 999 आ गया, इधर 999 आ गया, ठीक है बेटा 999। तो अभी अभी जो हमने निकाला ना, अभी अभी जो निकाला ना 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हुई, 1 से लेकर 100 तक कुल 16 संख्याएं हैं जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या है बेटा, 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या है, 166 है। कितनी है बेटा, 166 है जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हमें बतानी है 100 से लेकर 999 तक ही। भाई हमें तो 3 अंकों की बतानी है ना, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में तो 2 अंकों की भी है, 1 अंक की भी है। समझ में आई बात। हमें तो 100 से लेकर 999 तक का बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है, 166। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 16। अगर इस टोटल में से मैं इतना माइनस कर दूं तो हमें मिलेगा क्या, तो आप कहोगे सर अगर 166 में से ना मैं 16 को माइनस कर देता हूं तो हमें जो प्राप्त होगा वो केवल ये प्राप्त होगा 101 से लेकर 999 तक प्राप्त होगा। कि 166 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। तो 150 मिला कि 101 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती है, पूरी पूरी 150 है। क्लियर हुई बात। क्योंकि 100 और 999 को हमें लेकर चलना है, वो अलग बात है कि 6 से 999 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता और 100 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर 100 पूरा पूरा डिवाइड होता तो हमें 100 को इंक्लूड करना पड़ता, और इंक्लूड करने के लिए हमें इस 150 में 1 ऐड कर देना पड़ता, तब हमारा आंसर 150 हो जाता, अगर 151 हो जाता, अगर ये जो 100 है ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। लेकिन ये 100 जो है 6 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 101 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं बनी, 150 बनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो 150 हुआ। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो चुकी होगी, जिस तरीके से मैंने ग्राफ बनाकर आपको चीजों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप एग्जाम में थोड़े ही करोगे, ये तो समझाने के लिए था केवल, ठीक है। एग्जाम में तो जल्दी करना होता है, तो उसको नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, एग्जाम में हमें करना क्या है, अब ध्यान दो, एग्जाम में केवल इतना ही काम करना है बेटा कि आप जो है इस 100 को ना 6 से डिवाइड कर दोगे और इस 999 को भी 6 से डिवाइड कर दोगे। तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 कम 6, कितना बचा 40, 6 छंग 36, यानी कि यहाँ पे कितना है 16। क्लियर हुई बात। तो जो 16 आया ना ये 1 से लेकर 100 तक निकला, कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 16, ठीक है। अब जो 6 से इसको 999 को डिवाइड करोगे तो 6 कम 6, 166 बार कटेगा, तो 166 जो है ना ये 1 से लेकर 999 तक है। अब तुम्हें करना क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 166 में से 16 घटा दोगे तो 150 संख्या मिलेगी, 150 संख्या। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब 150 कुल संख्या ऐसी है जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड
डिवाइड होगी और सभी संख्या 3 अंकों की होगी। क्लियर होगी बात। 166 में से 16 इधर के घटा दोगे तो 150 बचेगा, ठीक है। और जब आप 16 घटाते हो तो बेटा 100 भी जो है हट जाता है, लेकिन 100 जो है 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 6 से डिवाइड होता तो मुझे 150 में 1 जोड़ के लिखना होता, तो हमारा आंसर 151 हो जाता। अगले सवाल में ये चीजें भी आपके क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, ठीक है। चलिएगा, आंसर आ गया हमारा 150, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या है समझिए भाई, और 129 नहीं 29वां क्वेश्चन नंबर 29 है, समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4, 5 तथा 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली 200 तथा 600 के बीच की संख्याएं कितनी है। 200 तथा 600 के बीच की संख्याएं कितनी है, कि 200 और 600 के बीच की संख्याएं कितनी है, के बीच की संख्याएं कितनी है, कि जो 4, 5, 6, 4, 5 और 6 से विभक्त हो जाए। ऑप्शन दे रखे 5, 6, 7, 8। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन में ये है कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो, 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो। आपको केवल इतना बात बताना है, ठीक है। एक तरीका तो बेटा वही है कि जो मैंने अभी तुमसे बताया था कि पूरा डिटेल में, लेकिन आपको डिटेल में नहीं जाना, अब आप चीज सीख चुके हो, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिएगा, हमें 4 का अलग, 5 का अलग और 6 का अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 6 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो इस बात का मतलब यही तो होगा कि वो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती होगी और 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती होगी। अगर कोई संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो इस बात का मतलब यही तो होगा कि वो संख्या इनके एलसीएम से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो इसका मतलब 4, 5 का एलसीएम 20, 20 × 60, यानी कि इनका जो एलसीएम आया वो क्या है, 60 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 60 से पूरा पूरा डिवाइड होती है तो वो संख्या ना 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो हमें 4, 5, 6 पे अलग अलग पे काम ना करके हम सीधा 60 पे काम करेंगे, 60 पे, जो कि इनका एलसीएम है। अब हमारा सवाल ये है कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें निकालना है 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो बड़े नंबर को पकड़ो, बड़ा नंबर है 200, 200 को आप सीधा 60 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से कितना मिलेगा, इंटीजर पॉइंट लेना भागफल का, यानी कि 3। तो केवल 3 संख्याएं ऐसी है बेटा 1 से लेकर 200 तक जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। केवल 3 संख्या, भाई 0 से 0 काट दी, 36, 18, 3 बार चलेगी। क्लियर होगी बात। तो 1 से 200 तक कितनी संख्याएं होगी जो 60 से घटेगी, बेटा 3 संख्याएं होगी। अब आपको निकालना है 1 से लेकर 600 तक, 1 से लेकर 600 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो 600 को पकड़ो, 600 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 दाई 60, यानी कि 10 संख्याएं ऐसी है 1 से लेकर 600 तक 10 संख्याएं ऐसी है जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि 1, 2, 3 ... 200, 200 के बाद 201, 201 के बाद इस तरीके से चलते चलते कितना आ गया, 600, ठीक है, 600। लेकिन आप जानते हो हमें बताना है 200 और 600 के बीच में। इस बात का मतलब हमें 200 को शामिल नहीं करना और ना ही 600 को शामिल करना। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी संख्याएं आई। आप कहोगे सर 3 संख्या आई। आप मुझे बताओ 1 से लेकर 600 तक कुल कितनी संख्याएं आई। कुल संख्या कितनी आई बेटा, 10 आई, ठीक है, 10 संख्या आई 1 से लेकर 600 तक। अगर इन 10 संख्याओं में से इधर की 3 संख्या माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 201 से लेकर 600 तक। तो 10 में से 3 गए 7, तो इसका मतलब ये जो 7 आया ना, ये 201 से लेकर 600 तक आया। 201 से लेकर 600 तक कुल 7 संख्याएं हैं जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। और जैसा कि आपको पता है कि हमें 200 और 600 के बीच में बताना है, ना तो हमें 200 को लेना ना 600 को लेना। लेकिन 200 जो है 60 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती, तो इसको इंक्लूड कर ले चाहे ना कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे उत्तर पर।
लेकिन 600 को शामिल नहीं करना, और 201 से लेकर 600 तक में 600 शामिल है, तो इसका मतलब हमें 600 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 600 को निकालना पड़ेगा। और 600 को निकालने के लिए मुझे 7 में से 1 कम करना पड़ेगा। 600 निकल चुका है यानी कि 6, तो हमारे सवाल का उत्तर जो होगा बेटा वो 6 होगा। तो इस तरीके से आपको करना था इस सवाल में। तो हो सकता है कि ये चीज जो है एक बार फिर से तुम रिवाइज करना इस वीडियो को, फिर समझ में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना भी नहीं लिखना होता पेपर में हमें बहुत जल्दी करना होता है। ये केवल कंसेप्ट मैंने आपको बताया डिटेल में, ताकि तुम जो है जल्दी कर पाओ सवाल को। ये पूरा अगर समझ में आ गया तो हमें केवल इतना ही काम करना है बेटा। 4 5 6 थी ना ये, हमें केवल इतना काम करना है। ये यहाँ पे 4 5 6 से डिवाइड करना है ना, 4 5 6, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 से डिवाइड, एलसीएम आ गया 60, ठीक है बेटा। तो हमें केवल इतना काम करना है कि इस 200 को 60 से डिवाइड कर दो। अब 200 को जब 60 से डिवाइड करोगे तो 36 18 यानी कि 3 संख्या, ठीक है। इस 600 को भी 60 से डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना आ गया 10, ठीक है ना। इनका अंतर कर दो आप सीधा सीधा, अंतर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब ये जो 3 आया है ना, ये 1 से लेकर 200 तक है, जो 60 से पूरा पूरा कटेगी, 3 संख्याएं हैं। ये 10 का मतलब है कि 1 से लेकर 600 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 है, जो 60 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। जब हम 10 में से 3 माइनस करेंगे ना, 200 भी माइनस हो जाता है उसमें, तो आंसर आता है 7। लेकिन प्रॉब्लम यह आई कि जब 10 में से 3 को घटाया तो 7 तो मिल गया, जिसमें 200 तो हटा दिया, लेकिन अभी 600 मौजूद है इस 7 में, अभी इसमें 600 मौजूद है, और हमें 600 को शामिल नहीं करना, तो 600 को हटाने के लिए 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 600 एक ही संख्या है, 1 को माइनस कर दो तो आंसर बेटा 6। तो यानी कि हमारे सवाल का उत्तर 6 होगा, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हमें बहुत फास्ट काम करना होता है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिएगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। 200 तथा 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 200 तथा 400 के बीच, तो 200 तथा 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ऑप्शन है 28 29 30 31। 28 29 30 31। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले कंसेप्ट से हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, हमें इसी कंसेप्ट के साथ चलना है, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी जो करना है तो यही देगा आपको जल्दी आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में कहा कि 200 और 400 के बीच, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, केवल और केवल भागफल का यानी कि कोशेंट का इंटीजर पार्ट लेना है, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 60 बचा, 7 8 56। तो जो 28 आया ना, ये इस 28 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 200 तक कुल 28 संख्या ऐसी है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, ठीक है। अब सीधा 400 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35 50, 7 7 49। ये जो 57 आया ना, ये इस 57 का मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर 400 तक ऐसी 57 संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, ठीक है। अगर मैं 57 में से 28 घटा दूं, अर्थात इनका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस कितना होगा देखते हैं। 17 में से 8 गए 9, और 4 में से 2 गए 2, 29। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अंतर आया 29, कि 1 से लेकर 400 तक 57 संख्याएं थी, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं थी 28। तो 57 संख्याओं में से इधर की 28 संख्या घटाओगे तो कितना बचा 29 बचा। तो जो 29 आया ना बेटा, ये 29 का मतलब हुआ कि 201 से लेकर 400 तक, 201 से लेकर 400 तक। बात समझ में आई। क्योंकि जब 57 में से 28 घटाते हो तो 200 भी हट जाता है, 200 भी क्या हो जाता है, हट जाता है, निकल जाता है। क्योंकि 28 का मतलब है 1 से लेकर 200 तक, और 57 में से जब 28 घटाया तो 200 भी इंक्लूड था, जो वो हट चुका, ठीक है। अब जो बचेगा ना 29 का मतलब है कि 201 से लेकर 400 तक, 201 से लेकर 400 तक कुल कितनी संख्या हुई 29 हुई। क्लियर हुई बात। लेकिन हमें 400 को भी इंक्लूड नहीं करना, 400 को भी इंक्लूड नहीं करना, तो हमें एक माइनस और करना पड़ेगा। लेकिन 400 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता।
407 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर बेटा ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो मुझे एक कम करके लिखना पड़ता। बात समझ में आई? तो आंसर 28 हो जाता। अब 400 जो है 7 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है। चाहे तो आप इसको 201 से लेकर 399 लिख लो तो भी 29 ही रहेगा, और चाहे 201 से लेकर 400 तक लिख लो तो भी आंसर 29 ही रहेगा। बात समझ में आई? क्योंकि 400 जो है 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर हो जाता तो मुझे एक कम करना पड़ता, तभी तो इसके 200 और 400 के बीच की बात करते हैं हम। अब 400 जो है 7 से पूरा पूरा कटा नहीं, तो एक माइनस हमें नहीं करना। अब क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है धीरे धीरे ये पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं भाई। इसी तरह का क्वेश्चन है अगला भी, देखिएगा, पढ़िएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, समझिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 4 से विभाजित है? जो पूरी तरह से 4 से विभाजित है। ऑप्शन है 225, 224, 223 और 222। ठीक है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 4 से विभाज्य है? तो बेटा सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? आप कहोगे सर 100 होगी। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 100 होगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी बेटा? 999 होगी। और आपसे यही जानना चाहता है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो इस बात का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो आपको यहाँ पे भी समांतर श्रेणी का कंसेप्ट यूज नहीं करना, फॉलो नहीं करना। तो आपसे पूछा गया 4 से विभाज्य है, तो बेटा पहले सीधा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से कितनी? 25, पूरा पूरा कट चुका 25। क्लियर हुई बात? 4 से इसको डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, कितना बचा? 19, 4 चौक 16, कितना बचा? 39, 4 नम 36, तो आ गया 249। तो इस 25 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 संख्याएं ऐसी है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। और 249 का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 999 तक कुल 249 संख्याएं ऐसी है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। लेकिन जब मैं 249 में से 25 को माइनस करूंगा, इनका अंतर करूंगा, तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4, 224 आया कि नहीं? तो 249 में से 25 को माइनस करोगे 224 आया। जब 249 में से 25 को माइनस करा बेटा तो 100 भी तो निकलेगा ना। तो 100 हट चुका कि नहीं हट चुका? 100 हट चुका। क्लियर हुई बात? तो हमारा जो आंसर आया ये 224। ये 224 का मतलब हुआ कि ये 101 से लेकर 999 तक है। 999 तक है कि 101 से लेकर 999 तक 224 संख्या है ऐसी जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन सवाल हमारा था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों में तो 100 भी आता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब हमने 249 में से 25 को माइनस किया था तो हमने 100 को भी निकाल दिया था। तो 100 को वापस इंक्लूड करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो कुल कितनी संख्या होगी? 225 होगी। 225 संख्या होगी जो कि 100 से लेकर 999 तक होगी। ठीक है ना। तो 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या होगी? 225, जो इस सवाल का जवाब है। ठीक है, क्योंकि हमने जब 249 में से 25 को माइनस किया तो 100 भी निकल चुका था। 100 को हमें वापस इंक्लूड करने के लिए 100 के लिए मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 जो है इकलौती एक ही संख्या है, तो उसके लिए 1 ही जुड़ेगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि जो 100 है ना वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए हमें उसको वापस बुलाना पड़ेगा। अगर 100 4 से डिवाइड ना होता तो हमारा आंसर 224 हो जाता। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अब ये वाला कंसेप्ट। ठीक है बेटा, तो चलिए नोट करो से जल्दी से फटाफट, और जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है रफ कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा हमारा, पढ़िएगा जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या लिखा हुआ है कि 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 90, 91, 92 या 93। ठीक है ना। 90, 91, 92 या 93 कह रहा कि 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। जैसे कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। इस तरीके से हमने 50 तक कितने अंकों का प्रयोग किया, आपसे केवल ये जानना चाहता है कि 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए
कितने अंकों की जरूरत होगी। तो एक बार जो है वीडियो पॉज करो, अपना आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना। जल्दी से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो है आप जो है एक बार कमेंट में जरूर लिखना अपना आंसर, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चों ने कमेंट में लिखा है, ठीक है ना, कितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको लिखने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि बेटा आप जानते हो कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हुए। 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हुए, 9 अंक। तो 9 अंकों की तो जरूरत पड़ी बेटा यहाँ पे हमें, 1 से लेकर 9 अंक तक। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हुए, 9 अंक। तो 9 अंक तो ये हो गए, 9 डिजिट तो ये होगी। अब नंबर है उसके बाद 9 के बाद 10। अब 10 से लेकर 50 तक सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो 2-2 डिजिट की हैं। 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक जितने भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं 2-2 अंकों से मिलकर बनी हैं। बात समझ में आई। तो मैं सबसे पहले निकाल लूंगा कि 10 से लेकर 50 तक कुल संख्याएं कितनी है। 10 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो 50 में से ना 10 घटा दो पहले। 50 में से 10 घटाओगे कितना बचा, 40 बचा। लेकिन जब हमने 50 में से 10 घटाया तो बेटा 10 को भी तो हटा दिया ना मैंने। तो 10 को वापस करने के लिए, वापस शामिल करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 एक लौता नंबर है तो उसको बुलाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 50 में से 10 घटाओ पहले, 40। तो 40 संख्या होगी। 40 संख्या का मतलब है 11 से लेकर 50 तक, 11 से लेकर 50 तक 40 संख्या है। लेकिन 10 तो निकल चुका ना, 10 को बुलाने के लिए 1 जोड़ दो। तो कितनी संख्या होगी बेटा, 41। तो ये 41 संख्या है। ये कितनी संख्या है, 41 संख्या, ठीक है ना। और प्रत्येक संख्या के पास 2 डिजिट है। प्रत्येक संख्या के पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 41 संख्या के पास कितनी डिजिट होगी, 41 दूनी 82। तो यानी कि 82 अंक। कितने अंक, 82 अंक। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। कितने अंक हो गए बेटा, 82 अंक। क्योंकि 10 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्या होगी हमने पहले वो निकाल लिया। 10 से लेकर 50 तक, 50 में से 10 घटाओगे 40 संख्या हो चुकी। लेकिन जब हमने 50 में से 10 घटाया तो 10 तो माइनस हो चुकी ना, तो वापस बुलाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि टोटल जो संख्या होगी 41 संख्या है। और प्रत्येक संख्या के पास 2 डिजिट है, 2 अंक है। तो 41 संख्याओं के पास कितने अंक होंगे, 82 अंक होंगे। तो टोटल जो डिजिट प्रयोग होगी, टोटल जो डिजिट प्रयोग हुई वो कितनी हुई भाई, 9 तो पहले थे और 82 है। तो टोटल कितने बेटा, 91। तो 91 अंकों का प्रयोग होगा। और इस सवाल का उत्तर बेटा यही है, ठीक है ना। इस सवाल का उत्तर बेटा यही है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल चीजें एकदम से क्लियर हुई होगी। एक बात को 2 बार नहीं 3 बार रिपीट करके बता रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है ना। जो ऑनलाइन देख रहा है, यूट्यूब पर देख रहा है, जो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। हालांकि हम तो वेलकम करते हैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और ऑफलाइन पे भी, ठीक है। चलिएगा खैर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, पढ़िए जल्दी क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो जेल वार्डन 2020 में आया है फायरमैन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये लिखा हुआ है 12 बटे √3, ठीक है। √4 बटे √25, √20 बटे √4, √63 बटे √28, ठीक है बेटा। 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो इस सवाल में पूछा गया है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। जिन बच्चों को परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं पता तो वो कैसे कर लेंगे भला इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, जो सीबीएसई का बोर्ड का बच्चा होगा तो रेशनल नंबर, और अपरिमेय का मतलब इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होगा बेटा, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, पहली और दूसरी कंडीशन ये थी कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, कि P भी एक इंटीजर हो, Q भी एक इंटीजर हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन थी बेटा Q नॉट इक्वल टू 0, कि Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या फिर P 0 हो सकता है, तो बेटा P तो 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं हो
सकता, ठीक है। तो जिन संख्याओं को p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, हमारे पास दो शर्तें हैं। पहली शर्त कहती है कि p भी एक पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर हो, q भी एक इंटीजर हो यानी कि पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट नंबर जिसको पॉइंट फॉर्म में ना लिखा हो, जो संख्या पॉइंट फॉर्म में ना लिखी हो, ठीक है ना। और q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा आप मुझे बताइए कि जो ये लिखा हुआ है 12/3, तो यहाँ पे इस बात का मतलब यही तो है कि 12/3 की चकदर से दोनों को उड़ा दो एक साथ है भाई। इस बात का मतलब यही तो है कि √12 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, तो एक साथ ले लिया इसको, तो इसका मतलब ये 4 हो गए, 3 चौक 12, और ये क्या बचा 2, क्योंकि वर्गमूल करोगे जब इसका 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 यानी कि p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो एक परिमेय संख्या कहलाई, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसका लिखूं यहाँ पर √4 का वर्गमूल डायरेक्ट कितना होगा, स्क्वायर रूट 2, और √25 लिखा हुआ है, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 2/5 जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, नए ऑप्शन ये हमारा हो सकता। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, ये लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है नीचे 4, तो इनको एक ही उसमें ले आओ, 4 पंजे 20, तो √5। अब मुझे बताओ ये √5 होगी ना, √5 की जो वैल्यू होगी वो 2 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट फॉर्म में होगी, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √5 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और वैसे भी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है और अगर उनका हम स्क्वायर रूट कर दे, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर दे, वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं बनती, वो हमेशा इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या बनती है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इनमें से कोई सी एक अपरिमेय संख्या, तो सी ऑप्शन है हमारा। अगर इसको भी चेक करें बेटा, ये 63/28 है और इसका अंडर रूट कर दोगे तो 7 नंबर 63, 7 चौक 28, 9 का वर्गमूल करोगे तो 3, 4 का वर्गमूल करोगे तो 2, तो 3/2 p/q के फॉर्म में लिखा जा चुका। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ये भी नहीं होगी। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद है कि बिल्कुल ये जो सवाल था, ये जो क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा, ठीक है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा वाला? हाँ, ये क्वेश्चन था भाई हमारा 33वां। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पे। चलो भाई कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ फटाफट। लो भाई क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका, पढ़ो उसको जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करें। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो प्रीवियस का ही क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार देखते कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपना भी आंसर निकाल के देख लो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ऐसे सवाल को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, 13 से विभाजित होने, विभाजित का मतलब डिविजिबल है ना, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है तो शेषफल ज्ञात करो। तो भाई मुझे ये बताओ, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए और 13 से विभाजित भी होती हो, तो बेटा 13 का टेबल याद होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम जो है 13 का टेबल याद रखते हो तो 1 सेकंड का काम है। भाई मुझे बताओ, 13 पंजे 65 हो गया, 13 पंजे 65 और 13 चिक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 है ना। तो इसका मतलब जो 104 है यही 3 अंकों की संख्या है। 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91, 91 तक 2 अंकों की है। तो इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी जो 13 से पूरा डिवाइड होती है वो 104 है। 104 से छोटी जो है संख्याएं तो बहुत है लेकिन वो 2 अंकों में है, हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो 13 अट्ठे 104, इसको अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो सवाल में पूछ लिया कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा। 16 चिक्कम 96, 4 और 4 8, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 8 बचेगा। बस इतना ही काम करना था, सेकंड्स का सवाल था, केवल सेकंड्स का। बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि प्रीवियस का है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल अगर दोबारा फिर से देखने को मिला तो एकदम दही तोड़ देनी इनकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है
और बेटा यूपी पुलिस 2019 में ये भी सवाल आया हुआ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। ठीक है, 12 है या 8 है या फिर 20 है या फिर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 हो, जिसका गुणनफल 64 हो। बात समझ में आई? तो बेटा एक बार जो है इसको जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करना एक बार जरूर से जरूर, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। तो बेटा यहाँ पे दो पूर्णांक है, हमें तो पता ही नहीं कौन पूर्णांक है, हमने एक ए मान लिया एक बी मान लिया। इनका योगफल बताना है और इन्हीं का गुणनफल दे रखा है 64, इन्हीं का गुणनफल दे रखा है 64 कि न्यूनतम, यानी कि योगफल क्या होना चाहिए, कौन सा न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो योगफल ही तो पूछ रहा, कौन सा न्यूनतम। देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम, समझे बात को, सवाल की टर्म्स को पकड़ो कि कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है। तो योगफल न्यूनतम होना चाहिए, योगफल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल जो है 64 हो। अब बात समझो भाई, यहाँ पे ये बात समझो भाई, मुझे एक बात बताओ, ये चीज दे रखी, अब ए और बी दो पूर्णांक है, दो इंटीजर है, इनका योगफल जो है न्यूनतम आना चाहिए, लेकिन इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 64 भी आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैं ए को 1 मान लूं, 1 गुणा 64 कर दूं, तो 1 गुणा 64 का योगफल तो 65 बनेगा। क्या बनेगा, 65 बनेगा। फिर मैं 2 लिखूं, 2 की मल्टीप्लाई 32 में कर दूं, 32 दूनी 64, 32 और 2 34, इनका योगफल क्या बनेगा, 34 बनेगा। 3 से कटेगा नहीं, 4 गुना 16 कर दूं, 16 चौका 64, यानी कि 16 और 4 20, यहाँ पे योगफल क्या बनेगा, 20 बनेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, वो 8 से कटेगा, 8 8 64 और 8 और 8 16, ये 16 बनेगा। फिर उसके बाद जो है 9 से नहीं कटता 64, 10 11 12 13 14 15 16, फिर नंबर 16 के आ गया और 16 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। तो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। संख्या कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। अब देखते हैं भाई योगफल जो है क्या आना चाहिए, 65 क्या ऑप्शन में है, नहीं है, हटा दो। 34 ऑप्शन में है, नहीं है, हटा दो। 20 ऑप्शन में बिल्कुल है, 16 ऑप्शन में बिल्कुल है। तो बेटा दो ऑप्शन में फंस गया हम, 20 और 16 में, 20 और 16 में फंस गए। लेकिन क्वेश्चन चीख चीख क्या बोल रहा है, चीख चीख क्या बोल रहा है कि न्यूनतम चाहिए। तो भाई 20 बड़ा है कि 16 बड़ा है, या 16 छोटा है कि 20 छोटा है, मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम 16 होगा, तो मिनिमम क्या होगा, 16 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है 20 भी हमारा आंसर नहीं होगा, 12 भी, 8 भी और 20 भी, तो आंसर हमारा 16 होगा। ठीक है ना, मिनिमम चाहिए था। और वैसे भी अगर आपको मिनिमम सम चाहिए ना, मिनिमम सम चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, स्थिर हो, समान हो, तो नंबर जितने पास पास होंगे ना, नंबर में गैप जितना कम होगा ना, उतना ही जो है सम छोटा आएगा। नंबर जितने पास पास होंगे उतना ही सम छोटा आएगा। देखो 8 8 के बीच में 0 का गैप है, तो सम भी यही छोटा है। 4 और 16 में गैप ज्यादा है, तो सम 20 हो गया, 16 से ज्यादा आ गया। 2 और 32 में इससे ज्यादा गैप आ गया, 30 का गैप आ गया। यहाँ पे तो 12 का ही गैप था, यहाँ पे 30 का गैप हो गया, तो सम जो है इससे भी बड़ा आ गया। 64 और 1 के बीच में गैप 63 का है पूरा, तो सम सबसे ज्यादा हो गया। तो इस बात का मतलब है कि जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, समान होता है, स्थिर होता है, तो नंबर में जितनी नजदीकियां होंगी, सम भी जो है उतना छोटा होगा। नंबर में गैप जितना कम होगा, सम भी उतना छोटा होगा, योगफल भी उतना छोटा होता है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं बेटा, 8 और 8 16, 8 प्लस और 8 16, ठीक है ना, और 8 गुणा 8 64, यानी कि ये हमारा जवाब होगा डी ऑप्शन। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने कर लिया इसको। ठीक है, चलिएगा, चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए भाई हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 लगाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो पढ़ो जल्दी से फटाफट। क्या है, बिल्कुल आसान फर्जी क्वेश्चन दे रखा था, बताओ पेपर में, 2018 के पेपर में आया ये सवाल, है ना। कह रहा कि 1001 ऑप्शन, फिर है 1301, 1601 और ये 1901। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सवाल में क्या पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है।
अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब आपसे जानना चाहता है कंपोजिट कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है। भाई अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। लेकिन भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, यौगिक नंबर का मतलब होता है, संयुक्त नंबर का मतलब होता है, संयुक्त संख्याओं का मतलब होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आप मुझे बताओ, जो ये 101 है ये एक से भी कटता है, और ये 101 नहीं है भाई, 1001 है, मुंह स्लिप हो गया थोड़ा, है ना। 1001 की मैं बात कर रहा हूं कि ये एक से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। और जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1001 बहुत ही बेहतरीन नंबर है, और इस पर जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसको हमेशा याद रखना था कि 1001 7 गुणा 11 गुणा 13, ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, यानी कि 1001 7 11 13 से भी कटेगा ही कटेगा। तो इसका मतलब 1001 ही आंसर था हमारा, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। जबकि 1301 जो है एक और 1301 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 1601 और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, 1901 एक और 1901 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये बाकी जो तीनों नंबर है ये संख्या क्या कहलाती है, तीनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जबकि ये क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, ठीक है ना, भाज्य नंबर है। और ये क्या है, अभाज्य है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो चुकी होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपका 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है समझिए भाई। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37वां क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि दो संख्या होगा। बेटा ये भी तुम्हारे यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो 37वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, दो संख्याओं का योग 28 है। अब हमें संख्या का तो पता नहीं, हमने एक संख्या a मान ली, एक संख्या b मान ली, और इनका योगफल कितना है, 28 है। कह रहा कि उनका अंतर जो है 12 है। इन्हीं का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 12 दे रखा है, अंतर 12 है। तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बताओ कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन है 420, 300, 160 और 240, ठीक है। तो इन संख्याओं का पूछ लिया बेटा, गुणनफल क्या होगा, ठीक है। अब समझिए भाई, ऐसे सवाल मैंने आपको बता रखे हैं, ऐसे कंसेप्ट का यूज मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना, कि जब भी दो इक्वेशन इस टाइप की होती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा दोनों को जोड़ का आधा करते हैं। भाई दोनों को जोड़ दो, 28 और 12 कितना हो गया, 40, 40 का आधा कितना, 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। इन दोनों का अंतर कर दो, 28 में से 12 घटा दो, कितना आ गया, 16, और 16 का आधा कितना हो गया बेटा, 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 160, यानी कि आंसर हमारा 160 है। तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मेंटली करना है, बिल्कुल मेंटली। बात समझ में आई? इस पे पेन वैन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर ही लिखना था कि 28 और 12 का जोड़ कितना, 40, 40 का आधा 20, और इन्हीं का अंतर कितना है बेटा, 16, 16 का आधा कितना, 8, 20 8 160, आंसर आ गया बेटा 160। तो बेटा इसके बाद एक वीडियो में और हम मिसलेनियस क्वेश्चनों के क्वेश्चन को लेंगे, विविध सवालों को लेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो ये नंबर सिस्टम है ये बिल्कुल एकदम यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के छोटे मोटे एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं सीजीएल सीपीओ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं इसमें सीजीएल और सीपीओ को भी मिलेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बेटा ये जो है इग्नोर नहीं करने एक तो, और एक और क्लास में मैं इस नंबर सिस्टम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यूपी पुलिस में अगर सवाल आता है यहाँ से, तो बेटा एक भी सवाल इधर से उधर नहीं होगा। बस शर्त ये है, अब बारीकी से समझना चीजों को, सवाल को नहीं रटना। इसका मतलब ये नहीं कि यही सवाल जो है तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाएगा कि प्रीवियस का है। मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन के अंदर किन कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, तरीके कभी चेंज नहीं होंगे। सवाल का डाटा चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर जो फंसाता है वो लैंग्वेज के माध्यम से ही फंसाने की कोशिश करेगा, और आपको बिल्कुल भी उसकी साजिश में नहीं फंसना।
ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझते हुए काम करना है। गणित वैसे भी रटने का विषय नहीं है, गणित को हमेशा समझा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम नई जो क्लास होगी मिसलेनियस की, वो लास्ट क्लास होगी, नंबर सिस्टम बिल्कुल जड़ से खत्म। जिन बच्चों ने भी ये सारी वीडियो देख ली, यूपी पुलिस में अगर सवाल आता है नंबर सिस्टम से, बेटा छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो चलिए बेटो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।